अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। मई के इस महीने में गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त देश के ज्यादातर राज्य भीषण गर्मी की गिरफ्त में है। पारा 40 के पार जा चुका है, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते देश को राजधानी दिल्ली में खासतौर पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और 10 से 12 मई तक हल्की बारिश की संभावना है, जिसके कारण तेज धूप से राहत मिलेगी। सड़कें सूनी है, बाजार सूने हैं। दोपहर के वक्त गली मोहल्लों में भी सन्नाटा। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वजह है 40 पार वाली भीषण गर्मी, जो इस वक्त देश के ज्यादातर हिस्सों में पड़ रही है, चाहे देश का पूर्वी हिस्सा हो या पश्चिमी, उत्तरी हिस्सा हो या दक्षिणी। गर्मी के कारण हालात कमोबेश एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। इन हालात में लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। गर्मी तो तेज पड़ रही है, अब क्या करें, हम तो घर से निकलते नहीं है, पर बच्चों को तो लेने आना ही पड़ता है। बहुत ज्यादा हालत खराब है और आगे और भी ज्यादा आएगी हालत खराब है। वैसा में तो इतनी ज्यादा पड़ती नहीं थी, अब की तो बहुत ज्यादा पड़ने लग गई। हालांकि जो लोग जरूरी काम के चलते बाहर निकल रहे हैं, वो गर्मी से बचने के लिए छाता, गमछा या फिर स्कार्फ बांध रहे हैं, ताकि झुलसाने वाली गर्मी से खुद को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, लोग खुद को हाइड्रेट रखने के लिए गन्ने का जूस, शिकंजी, नींबू पानी, नारियल पानी और आम पन्ना का भी सेवन कर रहे हैं। नांदेड़ में पिछले 2 हफ्ते से 43-44 तापमान चालू है। इससे गर्मी ने बहुत बेहाल हो गया है नांदेड़ के लोगों के लिए। अभी आप देख रहे हैं, मैं परना बन के घूम रहा हूँ, धूप में ठहरना मुश्किल हो गया। आप देख रहे हैं कि कितनी धूप है कि थोड़ी दूर चलने पे पानी पीना पड़ता है और चारों ओर ये मतलब इतनी बाजार सुनने हो गए हैं और पंखे भी गर्म आने लगे और पंखों ने भी जवाब दे दिया है। और जहाँ तक बात कूलर की करें तो कूलर में भी वो व्यवस्था नहीं रहती कि जो पंखे वो काम करते हैं वो कूलर काम कर रहे हैं और कूलरों से भी गर्म हवा आ रही है और प्रचंड गर्मी है कि आम आदमी बहुत ही मुश्किल से कोई अपना 10 बजे के बाद में अपना दिनचर्या कर पा रहा है। मॉनसून के दस्तक देने में अभी वक्त है। ऐसे में लोगों को इस गर्मी का सामना अभी और करना पड़ेगा, जिसे देखते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से भी लोगों को गर्मी से बचने के लिए आगाह किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है कि उन्हें 40 डिग्री वाली गर्मी का सामना अभी कुछ दिन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मई से लेकर 12 मई के बीच हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मगर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पारा 45 डिग्री को छू सकता है। हो सकता है अभी 10, 11, 12 को इवनिंग टाइम जनरली जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता है, जब धूप हो जाती है उसके बाद ही होता है। इवनिंग टाइम में हल्का फुल्का ड्रिजल होने का पॉसिबिलिटी रहता है। सिमिलरली पंजाब हरियाणा में भी थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। अगर आप साउथ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी कल तक हीट वेव्स था कुछ राज्यों में और हमारा अनुमान है आज से वो अवेट हो जाएगा। सर, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में हीट वेव का कैसे रहने वाला है? देखिए, जैसे अभी टेम्परेचर 38 है, दिस इज नियर नॉर्मल ओनली, और अभी आने वाले 4-5 दिनों में कोई सिनेरियो नहीं है हीट वेव का एनसीआर दिल्ली के लिए। लेकिन मौसम बदल सकता है। मौसम बदलेगा थोड़ा सा। हाँ, अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बाकी हिस्सों की बात करें तो हीट वेव राजस्थान में आ सकता है। अभी जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस करेगा 9 के बाद, और हमारा अनुमान यह है कि वेस्ट राजस्थान में 45 डिग्री टेम्परेचर टच कर जाएंगे आज, कल और परसों के लिए। सिमिलरली ईस्ट राजस्थान में भी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, वही 45 डिग्री तक टेम्परेचर आ सकते हैं। सिमिलरली वेस्ट एमपी में भी आने वाले 3 दिनों में हीट वेव की ग्रिप हो सकती है। इसके बाद ये अवेट हो जाएगी। दिल्ली वासियों के लिए एक थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि आने वाले 11, 12, 13 ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो सकता है, हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, साथ ही आंधी भी चल सकती है, तो थोड़ी सी राहत वहाँ दिल्ली वालों को मिल सकती है। हालांकि मई के इस दूसरे हफ्ते में भीषण गर्मी के बीच देश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जिसके कारण लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर, चूरू से विजय चौहान, नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और बात कोविशील्ड वैक्सीन पर छिड़े विवाद की कर लेते हैं। ब्रिटेन से शुरू हुआ विवाद, जिसके बाद एक तरफ जहां दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने कोरोना वैक्सीन वैक्सीजेवियर को बाजार से वापस लेना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत में इसी वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे विवाद पर सफाई सामने आई है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रवक्ता की तरफ से जो बात कही गई है उसमें यह कहा गया है कि उसने साल 2021 में ही पैकेजिंग इंसर्ट में कोविशील्ड से होने वाले साइड इफेक्ट को लेकर जानकारी दे दी थी और साथ ही देश में 2021 और 22 में कोरोना के नए वेरिएंट के कारण टीकों की मांग काफी हद तक कम हो गई थी। लिहाजा दिसंबर 2021 से कंपनी कोविशील्ड की अतिरिक्त खुराक का निर्माण और आपूर्ति नहीं कर रही है। लगे हाथ कंपनी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि वो वैक्सीन को लेकर चल रही चिंताओं को पूरी तरह से समझते हैं। ऐसे में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को बतलाना भी जरूरी है। और इस बीच दिग्गज दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोरोना वैक्सीन को वापस लेना शुरू कर दिया है। कंपनी ने यूरोपीय यूनियन के देशों से अपनी कोरोना वैक्सीन वैक्सीजेवियर को वापस ले लिया है और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में भी ब्रिटेन और दूसरे देशों में वैक्सीन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कंपनी ने यह भी फैसला किया है और यह फैसला तब किया है जब ब्रिटेन की कोर्ट ने उससे वैक्सीन के चलते गंभीर बीमारी होने की बात कबूल की है। कोरोना के खिलाफ कारगर मानी गई एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वैक्सीजेवियर अब बाजार में नहीं मिलेगी, क्योंकि विवादों के बीच कंपनी ने अपनी इस वैक्सीन को वापस लेना शुरू कर दिया है। कंपनी के मुताबिक शुरुआती दौर में ये दवा यूरोपियन यूनियन के देशों से वापस ली जा रही है। इसके बाद ब्रिटेन और दूसरे देशों से भी वैक्सीन वापस लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एस्ट्राजेनेका ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब वो वैक्सीन को लेकर सवालों में घिरी है और उसे ब्रिटेन की अदालतों में मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वैक्सीन वापस लेने के पीछे एस्ट्राजेनेका का तर्क दूसरा है। कंपनी का कहना है कि अब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के लिए कई टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसके चलते उसकी वैक्सीन की मांग में गिरावट आई है। लिहाजा अब वैक्सीन का निर्माण और आपूर्ति नहीं की जा रही है। एस्ट्राजेनेका का ये ऐलान कि अब वो अपनी दुनिया भर में बेची गई या बेचने वाली कोविड-19 वैक्सीन वापस लेने वाले हैं, ये इसके बाद आता है जब यूनाइटेड किंगडम के एक अदालत में उन्होंने पहली बारी माना कि उनकी वैक्सीन से बहुत ही रेयर चांस में एक थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जैसा साइड इफेक्ट हो सकता है। कंपनी का ये फैसला 7 मई से अमल में आ चुका है, जिसके बाद दुनिया भर में कंपनी के इस फैसले को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। भारत में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में एस्ट्राजेनेका की बनाई वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से करोड़ों लोगों को लगाई गई है। कोविशील्ड वैक्सीन उसी फॉर्मूले पर बनी है जिस पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीजेवियर वैक्सीन बनी है। भारत में कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। हालांकि अभी तक सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से वैक्सीन वापस लेने का कोई भी फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने बीते 2 सालों में कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन नहीं खरीदी है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में कोई भी कोविड-19 की वैक्सीन भारत सरकार ने नहीं खरीदी है और इसके साथ ही साथ कोविशील्ड की जो वैक्सीन है उसकी एक्सपिरेशन डेट होती है 9 महीने के अंतराल में। तो 9 महीने के बाद परचेज करने के बाद आप वैसे भी कोविड-19 वैक्सीन यूज नहीं कर सकते। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आगे आने वाले समय में कोई भी वैक्सीन परचेज होगी। देश में भी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और संभावित जोखिमों की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं हुई है। मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आज चारधाम यात्रा के शुभारंभ से पहले उत्तराखंड के धधकते जंगलों की इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को बारिश या फिर कृत्रिम बारिश करवाने वाले क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं बैठने की नसीहत दी है। इस दौरान धामी सरकार ने नवंबर 2023 से अब तक जंगलों में आग लगने की 398 घटनाओं के लिए इंसानी गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बीच राज्य सरकार जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा के शुभारंभ से पहले उत्तराखंड के जंगल में लगी आग धामी सरकार के लिए चुनौती बन चुकी है। रुद्रप्रयाग में हुई हाई लेवल मीटिंग में भी ये मुद्दा छाया रहा। ये बैठक चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए बुलाई गई थी, जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उनको भी हमने उसके बाद जैसे हमारे रास्ते में कई बार जो हमारे पुल थे सर, उन पुलों के भी जैसे आपने कहा था मीटिंग में कहा था सेफ्टी और ऑडिट कराने की, वो भी साथ में उसको हमने सौंदर्यीकरण में भी हमने फोकस किया। उनकी हमने रंग रोगन और उसमें रात में लाइट, जैसे कि जो हमारे यात्री हैं वो रात में इन जगहों पे विश्राम कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगे। यात्रा मार्ग पर सड़कों और पुराने पुलों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के बीच उत्तराखंड के जंगलों में रह रहकर भड़क रही आग का मुद्दा भी उठा। आस्था के मार्ग पर आग की तपिश और धुएं के गुबार से निपटने को लेकर भी नए रास्ते तलाशे गए, जिसकी जानकारी देने खुद मुख्यमंत्री सामने आए। इस दौरान उन्होंने सरकारी प्रयासों के जरिए जंगल में लगी आग में कमी आने का दावा भी किया। देखिए, वन अग्नि लगातार कंट्रोल हो रही है और पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी अंतर आ गया है। कल भी 1/3 थी और आज 1/3 से भी कम हो गई है, तो जल्दी ये कंट्रोल हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये चारधाम यात्रा पर्यटकों का ये सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले कंट्रोल हो जाए। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग के लिए चीड़ की सूखी पत्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसे आम भाषा में पिरूल भी कहा जाता है। गर्मी के मौसम में नमी की कमी की वजह से पिरूल में आग बहुत तेजी से फैलती है। ऐसे में चीड़ की सूखी पत्तियों को खुली जमीन पर इकट्ठा कर सुरक्षित तरीके से उसका निपटारा बेहद जरूरी है। बिना जागरूकता के ये संभव नहीं है। यही वजह है कि आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के जंगल में बिखरी हुई पिरूल की पत्तियों को खुद भी जमा किया। सर, आजकल गर्मी जैसी बड़ी दोबारा गिरते जा रहे हैं, हम लोग साफ करते जा रहे हैं। गर्मी के मौसम में जंगलों में लगी आग में पिरूल घी की तरह से काम करती है। ऐसे में उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए बिखरी हुई पिरूल की पत्तियों को जमा करने का संदेश जन जन तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। फील्ड में जाने के लिए भी कहा है, फील्ड में जाकर लोग काम भी कर रहे हैं। आगे चलकर जागरूकता का जो काम है वो भी किया जाएगा, फाइल लाइन बनाई जाएगी। मैंने कहा है, मैं भी स्वयं किसी दिन जन जागरूकता के लिए फाइल लाइन बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ मैं भी जाऊंगा, अन्य साथीगण भी जाएंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे। जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन पर भी काम कर रही है। इस मिशन के तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर में 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदे जाएंगे। उत्तराखंड में 15 फरवरी से 15 जून यानी 4 महीने फायर सीजन के तौर पर जाना जाता है। इस दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जो अप्रैल का अंत आते आते तेजी से बढ़ती है। यही वजह है कि आग से अब तक 11 जिले प्रभावित हैं। इसमें गढ़वाल मंडल के पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी जिले शामिल है, जबकि कुमाऊं मंडल में आने वाले नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से करीब 900 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो चुके हैं। करीब 3 दिनों से भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर नदियों से पानी भर भर कर जंगलों की आग बुझाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर
अलकनंदा नदी से बाम्बी बकेट में हजारों लीटर पानी भरकर आसपास के जंगलों की आग के ऊपर डाल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके। फिलहाल उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का असर चार धाम यात्रा मार्ग पर नहीं है, लेकिन फिर भी जंगल की आग की वजह से बढ़े प्रदूषण और गर्मी से श्रद्धालुओं को एहतियात बरतने की जरूरत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया गया। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और एक्टर राजकुमार राव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों छात्रों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया और विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए संकल्प लिया। नौजवानों का जोश और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में ये नौजवान विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जुटे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकसित भारत एम्बेसडर ने मिलकर रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और मशहूर एक्टर राजकुमार राव इस इवेंट का हिस्सा बने। इट्स ओवरवेलमिंग और हम सब यहाँ पर आए हैं आज विकसित भारत के लिए। 2047 जो हमारा लक्ष्य है कि हम एक विकसित भारत बनाएंगे, उसके लिए हम सब ये प्लेज ले रहे हैं आज की, जैसे सर ने कहा कि हम जो भी मुमकिन कोशिश होगी वो करेंगे ताकि अपने देश को हम और ऊपर लेके जा सकें, ताकि आप सबके लिए, हम सबके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बने कि जब तक हम 2047 में पहुँचेंगे तो हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे लिए एक विकसित भारत खड़ा कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी आए हैं मैं यही बोल सकती हूँ, ये रन एक दिन की रन नहीं होनी चाहिए। रनिंग हमेशा करते रहिए क्योंकि आपको फिट भी रखेगा वो। और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं यहाँ पे इतने नोबल कॉज के लिए आई हुई हूँ। विकसित रन जो हमारे लिए है और हम सब के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमने ट्राई किया बैडमिंटन को आगे लेके जाने के लिए। आप सब फॉलो कर रहे हैं बैडमिंटन को। अभी मुझे तो पता भी नहीं था क्या है बैडमिंटन, लेकिन आप सब लोग इतना प्यार देते हैं हमें। हम सब प्लेयर्स को जानते हैं आजकल, और इंडिया का जो मैप है हमने ये मेक श्योर किया है कि हम सबसे बेस्ट हो जाए। पहले चाइना, कोरिया ही रहता था, अब इंडिया सबसे आगे है। साइना और राजकुमार राव ने रन फॉर विकसित भारत दौड़ को रवाना किया। इस दौड़ में हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। नौजवानों का ये जोश बता रहा था कि पूरा देश 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।